स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। मतलब जब भी आप आती हैं किसी मूवी के साथ तो एक अपनी छाप छोड़ जाती हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आता है आपका किरदार, चाहे वो किस्सा हो, रहस्य हो, तारी ज़मीन पर हो, दिल तो बच्चा है जियो। तो इस बार क्या जादू होने वाला है आई पिक्चर में? थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। मैं अपने रोल्स को एक अलग तरह से अप्रोच करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप जितने सारे किरदार मुझे खुशकिस्मती से मिले हैं प्ले करने को, जितने सारे किरदार प्ले करने का मौका मिला है, अगर इन सबको खड़ा कर दें साइड बाय साइड, तो आपको लगना चाहिए कि ये अलग अलग लोग हैं। आपको सेम पर्सन नहीं लगना चाहिए। तो चाहे उनकी बोलने का तरीका हो या उनके लाइफ की एनर्जी हो, वो अलग हो। वो मेरी कोशिश रहती है। तो कुछ कुछ किरदार ऐसे होते हैं, हम देखते हैं कि जब पिक्चर देखते हैं कुछ वक्त तक लोगों को याद रहता है, और कुछ किरदार होते हैं जो अमूमन मतलब लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है। तो वो ऐसा कौन सा एक किरदार होगा जो अभी तक लोगों को याद आप सोचेंगे शायद कि मैं तारे ज़मीन पर का नाम लूँगी, है? नहीं बट नहीं, मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी और प्रोड्यूस की थी जिसका नाम है चटनी। एंड कांग्रेचुलेशन फॉर द अवार्ड ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो वो कैरेक्टर मेरे जहन के सबसे करीब है एट द मोमेंट, क्योंकि वो सबसे चैलेंजिंग था। मैं चैलेंजिंग दोनों तरीके से, एज एन एक्टर एज वेल, क्योंकि आई वॉज प्लेइंग समबडी जो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। वो गाज़ियाबाद से है और लोग कर वो दांत लगे हुए थे और स्किन उसका कुछ अलग तरह से था एंड ऑल दैट। बट ऑल्सो आई वॉज राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म, तो मेरे लिए वो हर तरह से एक चैलेंज था। दैट्स द वन दैट आई एंजॉयड द मोस्ट। तो जब भी पिक्चरों का चुनाव होता है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ योर्स टू एक्सेल एनी मूवी एनी कैरेक्टर? किस तरह से आप किसी किरदार को चुनती हैं? कोई स्क्रिप्ट होता है या लाइक स्टार कास्ट देखती हैं आप, क्या होता है? ये सब तो नॉर्मल जो नेचुरल प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं, वेदर इट इज़ यू सी द प्रोजेक्ट एंड यू सी कि ये फिल्म रिलीज़ भी होगी कि नहीं। आप इतनी मेहनत करते हैं, लिटरली अपना खून और आंसू, पसीना उसके अंदर डाल देते हैं लिटरली, क्योंकि इतनी गर्मी और कई बार इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हम लोग शूट करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें तो ध्यान में रखते हैं, प्राइस, ये वो सब। पर उसके अलावा आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील इज़ अ वाइब। जो डायरेक्टर और आपके प्रोड्यूसर से आपको एक एनर्जी मिलती है, तो अगर वो पैशनेट और एंथुजियास्टिक हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपनी कहानी को लेके, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। बिकॉज इफ़ यू फील दैट देर इज़ समथिंग वंडरफुल, तो जैसे मानव हैं, वो हमारे लष्टम पष्टम के डायरेक्टर हैं। ही इज़ अ वंडरफुल फर्स्ट टाइम डायरेक्टर एंड अ लवली एनर्जी, सो पॉजिटिव। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग चिड़ कुड़ करते रहते हैं, मुझे उनके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और दूसरे साइड पे मुझे वैसे भी लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो चिड़ कुड़ करते हैं पर अपनी परफेक्शन के लिए, जो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे ऐसी इमोशन चाहिए और मुझे 10 बार करवाते हैं जब तक उन्हें वो मिल नहीं जाता। मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो चिड़चिड़ कुड़कुड़ लोगों को लेके नहीं, आइडियाज़ को लेके जो करते हैं, मेरे को वो लोग पसंद है जो आइडियाज़ को लेके वो उस तरह से डिस्कशन करते हैं। आई लव दैट। और जहाँ तक सवाल है और क्या देखती हूँ, आई सी ऑल्सो द स्टोरी। क्योंकि अगर ये कहानी कंटेंट की, अगर ये कहानी कुछ है जो मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ आ रहा है उसको सुनने में, तो फिर आई डेफिनेटली वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। हम कुछ एक्टर्स भी ऐसे देखते हैं या सेलिब्रिटी देखते हैं जो पिक्चर मतलब रिलीज से पहले उनको नर्वसनेस तो होती नहीं है, और फिर ऐसे भी होते हैं जो अगर पिक्चर फ्लॉप हो जाए तो दे डिडंट बॉदर कि हाँ मतलब आई हैव सीन लॉट्स ऑफ। आपको कभी पिक्चर फ्लॉप हुई तो तकलीफ होती है या रिलीज से पहले नर्वस होते हैं? आई वोंट से नर्वस एक एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं करता जो मैं कहना चाह रही हूँ। आई थिंक एक एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि जब मैं परफॉर्म भी कर रही होती हूँ तो मेरे माइंड में ये होता है कि बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिएटर, तो मुझे लाइव एक्सपीरियंस जो है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं,
तो कई बार जैसे मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है जब मैं शूटिंग फिनिश करके घर जाती हूँ, तो वो शूटिंग से घर तक का जर्नी मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे लगता है ये करना रह गया, वो करना रह गया, ये करना था, वो करना था। तो मेरे लिए वो सबसे तकलीफ़देह काम होता है। उसके बाद इतने प्रोसेसेस होते हैं। आपने आटा गूंद के तो रेडी कर दिया, बैटर बना दिया केक का, उसके बाद केक को बेक होना है, उसके ऊपर साउंड आना है, एडिटिंग आना है, म्यूज़िक आना है, कलर करेक्शन आना है, इतना कुछ आना है उसके बाद कि आपके हाथ में बहुत कम रह जाता है एज एन एक्टर। तो आई फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि बहुत अपेक्षाएं लेके लोग अपना समय निकालते हैं अपनी ज़िंदगी में से और फिल्म देखने आते हैं। तो अगर उनको उस टाइम की और वो जो पैसा उन्होंने खर्च किया है उनकी वसूली ना मिले, तो आई फील दैट कि वो नहीं सही है। और मतलब एक बात ये भी आ जाती है, टाइम नहीं मिलता लोगों को, बहुत कम मिलता है। जो त्यौहार या कोई ऐसा दिन भी आता है, ये आजकल बहुत देखा जाता है बॉलीवुड में कि ये एक जैसे कोई त्यौहार हो गया तो ये एक प्लॉट चूज़ करके किसी ने सालों से रख लिया कि हम ये डेट पे रिलीज़ मतलब शूट से पहले ही उसकी रिलीज डेट फाइनलाइज हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भी गलत एक हिसाब से दिखाई देता है कि एक साल पहले रिलीज़ होने वाली है, उसकी डेट अभी फाइनलाइज हो गई। और इस बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में मेरी दो राय हैं। अभी मैंने कोई फ़ीचर फिल्म तो रिलीज़ की नहीं है खुद एज अ प्रोड्यूसर और अ राइटर। मैंने ओनली एज एन एक्टर फिल्में रिलीज़ करवाई हैं या रिलीज़ करने में हेल्प की है। अगर आप प्लानिंग के साथ चलें, और बहुत मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए एक फ़िल्म की, एक साइड से ये क्रिएटिव काम है, दूसरी साइड से ये बिज़नेस भी है। तो अगर आप दोनों पहलुओं को साथ में रखें, तो अगर आप क्रिएटिविटी को एक सर्टेन टाइम फ्रेम में अगर आप 10 साल लगा रहे हैं एक फ़िल्म बनाने के लिए, तो वो आप कितने लोगों का कितना समय और कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो यू हैव टू हैव अ लॉजिक एंड अ प्रैक्टिकलिटी टू मेकिंग द फिल्म एंड रिलीजिंग इट। तो एक आपकी रिलीज़ डेट फिक्स हो जाती है, तो यू वर्क टू अ स्केड्यूल, सबकी डेट, सबका आना जाना, ये वो ट्रैवल वगैरह 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 सब स्ट्रीमलाइन हो जाता है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट। एट द सेम टाइम क्योंकि मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं और लिखी हैं और एक्ट भी किया है, तो मुझे ये पता है कि कई बार कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें होती हैं, ख़ास करके जैसे एडिटिंग है या बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ये इतनी मुश्किल लेयर्स हैं, पतली सी जिल्द होती है, तो लगाते लगाते वो आपके काम के ऊपर वो फट सी जाती है या नहीं बन रही है, तो उस पर समय लगता है। तो वो अगर आप समय एडिक्वेट समय रखें उसको करने का, तो ज़रूर आप टाइम से रिलीज़ कर सकते हैं फिल्म। पिक्चर की बात करें तो इसका भी यूनिक टाइटल है, ये यस, देखा जाती है लस्टम पस्टम। हाँ, इसका थोड़ा मतलब समझेंगे। मानव आपको, जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैं आपको और डिटेल में बता सकेंगे। जहाँ तक कि मुझे पता है, महबूब साहब जो हमारे लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने गाना कंपोज किया लस्टम पस्टम को लेकर, और मानव को लगा कि बहुत कैची है ये टाइटल। इट मीन्स दैट आई विल लव माई ब्रदर नो मैटर वॉट, आई विल डू एनीथिंग फॉर द लव ऑफ माई ब्रदर। ब्रदर मतलब भाई नहीं, बट ब्रदरहुड के हिसाब से। सो आई थिंक दैट इज़ द नेम ऑफ द टाइटल। वेरी कैची, वेरी डिफरेंट। तो लाइक चटनी तो आ गई है, लोगों को पसंद आ गई है, तो व्हाट नेक्स्ट मसाला यू गोइंग टू लाइक कमिंग फ्रॉम योर साइड, कौन सा कुछ लिख रही हैं आप? एक बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है मैंने। आई एम राइटिंग अ फीचर फिल्म, और ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं लिखते लिखते, और वो परफेक्शन करते करते, एक एक शब्द को तोलते तोलते, डिलीट कर, फिर डाल डाल, निकाल निकाल, डाल कर कर के मैंने अपने आप को एक्चुअली एक पॉइंट पे मैं बीमार पड़ गई। मैं इतना ज़्यादा उसको पर्सनली ले लिया था। इट्स अ कॉमेडी, उसके बावजूद भी आई बिकेम सो स्ट्रेस्ड विद इट। देन आई गिव इट अ ब्रेक। अब जाके वो थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ, एंड वी रीच्ड अ वेरी नाइस प्लेस विद इट। सो आई एम एक्चुअली इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज फाइनली जो मेरे माइंड में था ऑलमोस्ट 95% वहाँ तक आ गया है। लाइक इसका मल्टी कास्ट स्क्रिप्ट और लाइक 4 main people. दिस टॉक इज गोइंग ऑन लाइक Yes. नॉट फाइनलाइज्ड। No. अभी लिखना ही प्रोसेस ख़त्म होने पे आया है। ओके, राइटिंग की बात करें, ऑथर की बात करें, या स्क्रिप्ट राइटर की बात करें, इसके बाद आई वाज टॉकिंग टू सवाना जी एंड आमिर जी, तो बात हो रही थी मुद्दे पे कि स्क्रिप्ट राइटर हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर कोई स्टोरी लेके आता है तो उसको उतना ही दर्जा दिया जाए जो एक्टर को दिया जाता है। हम देखते हैं इकोनॉमिक में ले लिया जाए पैसे के मामले में, उनको उतना नहीं मिल पाता
Baba, don't disturb. I can't hear his question. तो yesterday was talking about आमिर पे एक मुद्दे पे बात हुई थी कि स्क्रीन राइटर जो कहानी लिखते हैं, तो बात थी कि उनको उतना ही दर्जा दिया जाए जितना फेम जितना पैसा एक्टर को दिया जाता है, वो लेवल वो स्टैंडर्ड उतना नहीं दिया जाता। इस बारे में आपकी क्या राय है बॉलीवुड में? मेरे हिसाब से हमारी ट्रेडिशन ऑफ फिल्म मेकिंग जो है वो हमारी ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग के हिसाब से उस लेवल तक नहीं आ पाया है। हमारी जो राइटर्स हैं, जैसे आप मुल्कराज आनंद ले लीजिए या भीष्म साहनी ले लीजिए या मोहन राकेश ले लीजिए या महान राइटर्स जो रहे हैं, हमारी जो रामायण या महाभारत या जो हमारी स्टोरी टेलिंग है वो बहुत डिटेल्ड और बहुत वंडरफुल है, बहुत उसमें दाव पेच और ऊपर नीचे और इतना जूसी और मसालेदार है और एंटरटेनिंग है हमारी कहानियों का ट्रेडिशन जो है इंडिया का। हमारी फिल्म मेकिंग कहीं पे उस लेवल तक नहीं आ पाई है और मेरा मानना ये है कि ये इसलिए है, ऐसा है क्योंकि जो राइटर है, स्क्रीन राइटर है, वो अब जाके थोड़ा सा वो माहौल बदला है कि उनकी भी पेमेंट की बात एक लेवल पे आती है, एक दर्जे पे आती है। नहीं तो हम वो झोले लेके बेचारे घूम रहे होते हैं अपनी लैपटॉप लेके घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, अपनी कहानियाँ सुनाए जा रहे हैं लोगों को। तो उनका जब तक कि आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो फर्स्ट लेयर है, अगर आपकी कहानी की फर्स्ट लेयर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कहानी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसी चीज़ को लेके जो 1970 में बनाई थी उसको 3 लोगों को एक्टर को बदल के नए गाने डाल दिए, रीमिक्स कर दिया, ये कर दिया, यू नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू। बट द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। आज अगर आप एक कहानी बनाएंगे विदाउट अ मोबाइल फ़ोन या विदाउट अ कंप्यूटर, वो कहानी वास्तविक ही नहीं लगेगी। तो जो रियलिटीज़ विद चेंजेस इन टाइम आती हैं उनको फ़िल्टर इन करना और उस हिसाब से आज का जो लिटरेचर है वो लिटरेचर और फिल्म्स में सिनर्जी नहीं हुई है एट द मोमेंट, ऐसा मुझे लगता है। सेम आमिर जी ने भी यही कहा था कि प्रोडक्शन में लिसनर जो होते हैं जो स्क्रिप्ट सुनते हैं, उनको चेंज करना चाहिए, उनको बदलना चाहिए, उनकी जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो ये सहमत है आप इससे? जी बिल्कुल। लास्टली जाते आते अपने व्यूअर से क्या कहेंगे?